हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 6 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो आपको डिटेल में समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और डेली वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए। इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल्स और क्विजेज वगैरह आपको मिल जाएंगी हमारे एप्लीकेशन पर, तो एमजेटी ऐप आप लोग जरूर इंस्टॉल कीजिए। और हाँ दोस्तों, करंट अफेयर का दिसंबर मंथ का इंग्लिश ई बुक भी आ चुका है, तो जिन लोगों ने हिंदी में परचेज कर लिया है गलती से, उनको चाहिए थी इंग्लिश में, वो लोग व्हाट्सएप कर देंगे तो उनको फ्री में इंग्लिश ई बुक भेज दी जाएगी। ऐसे ही ब्रह्मास्त्र 2.0 की भी इंग्लिश आ रही है, आज ई बुक आएगी, शाम तक आएगी। तो जिन लोगों ने हिंदी में ले लिया था लेकिन उनको चाहिए थी इंग्लिश में, तो वो लोग व्हाट्सएप कर देंगे अपना ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट, तो उनको मुफ्त में दे दी जाएगी इंग्लिश वाली ई बुक। ओके, चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, निम्न में से किस कोविड वैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक द्वारा किया गया है? तो कोवैक्सीन दोस्तों भारत बायोटेक ने बनाया है, कोविशील्ड बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने डिटेल में आंसर किया था, आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की? तो अभी हाल ही में दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है, यानी व्हाट्सएप पर बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि सभी सेवाएं दी जाएंगी, कुछ लिमिटेड सेवाएं दी जाएंगी, जैसे कस्टमर्स अपने बैलेंस चेक कर सकेंगे, ठीक है, चेक के लिए अगर अप्लाई करना है चेकबुक के लिए तो वो कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट वगैरह निकलवा सकते हैं, ठीक है, अपना डेबिट कार्ड अगर ब्लॉक कराना है वो कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू। ओके, अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना दोस्तों हुई 20 जुलाई 1908 को। बड़ोदरा गुजरात में है इसका हेडक्वार्टर। हसमुख आधिया जी हैं इसके चेयरमैन और एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्ढा। क्लियर। अभी दोस्तों 2019 में 1 अप्रैल के दिन हुआ था विजया बैंक और देना बैंक का ऑफिशियल तरीके से इसमें विलय। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जो 10 बड़े बैंकों का विलय हुआ था 4 बड़े बैंकों में, वो हुआ था 1 अप्रैल 2020 को, ना कि 2019 को। उसके 1 साल पहले ही बैंक ऑफ बड़ौदा का विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ था, ठीक है। तो 1 वर्ष बाद 10 बड़े बैंकों का विलय हुआ था। इन दोनों टॉपिक्स पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में दोस्तों भारत में टोटल 12 सरकारी बैंकें हैं, ठीक है। कितनी सरकारी बैंकें हैं? 12। बैंक ऑफ बड़ौदा का नंबर कौन से स्थान पर आता है? तीसरा सबसे बड़ा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरी सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की बैंक है। पहले पर है एसबीआई, दूसरे पर है पंजाब नेशनल बैंक और तीसरे पर है बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का दोबारा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का दोबारा अध्यक्ष दोस्तों नियुक्त किया गया है नैन्सी पेलोसी को। नैन्सी पेलोसी जी यूएस हाउस की ये दोबारा से स्पीकर चुनी गई हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनी गई हैं। ओके, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में जो स्पीकर हैं वो हैं ओम बिरला जी, वैसे ही वहाँ पर जो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा है वहाँ की स्पीकर होंगी ये नैन्सी पेलोसी। दोबारा ये चुनी गई हैं। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, अभी अमेरिका का चुनाव आया है, तो हम लोग अमेरिकी चुनाव को एक बार फिर से आज रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अगर बीच बीच में रिवीजन करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग का रिवीजन होता रहेगा। चलिए देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं यहाँ पर। डेमोक्रेट पार्टी से थे जो बाइडेन, जो अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट बने हैं। हालांकि अपना पद अभी ये 20 जनवरी को ग्रहण करेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे, ठीक है। अभी 20 जनवरी तक डोनाल्ड ट्रंप ही हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, जो कि किस पार्टी से हैं? रिपब्लिकन पार्टी से हैं, ठीक है। अमेरिका में दोस्तों इलेक्टोरल वोट्स की वजह से होता है चुनाव, वहाँ का डिसीजन निर्धारित होता है। इलेक्टोरल वोट्स क्या होता है? वहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा वोट मायने नहीं रखता है, वहाँ पर ये मायने रखता है कि किसने कितने इलेक्टोरल जीते हुए हैं। इलेक्टोरल समझिए सीट। अगर किसी राज्य में, किसी एक स्टेट में, अगर मान लीजिए यहाँ पर 25 सीटें हैं, 25 इलेक्टोरल हैं, और 25 में से अगर एक पार्टी 13 जीत जाती है, दूसरी पार्टी सिर्फ 12 इलेक्टोरल जीतती है, तो फिर जो 13 वाला जीता रहेगा उसी में ये इलेक्टोरल भी ऐड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा स्टेट जीत लेगा, यानी वो पूरा का पूरा इलेक्टोरल कॉलेज जीत लिया, ठीक है, यानी पूरा स्टेट जीत लिया। तो यहाँ पर ये मायने नहीं रखते हैं कि कितना वोट जीता हुआ है।
फिर भी अगर वोट के माध्यम से देखा जाए तो जो बाइडेन ने इतिहास रच दिया है अमेरिकी चुनाव के इतिहास में। अभी तक सबसे ज़्यादा वोट पाने का रिकॉर्ड जो बाइडेन ने बनाया है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और ये भी डेमोक्रेट पार्टी से ही थे, ठीक है, जिस पार्टी से जो बाइडेन है। जब बराक ओबामा थे प्रेसिडेंट तब जो बाइडेन दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। अभी अगर बात की जाए तो जो बाइडेन ने कमला हैरिस को अपना उपराष्ट्रपति बनाया है। कमला हैरिस दोस्तों ये पहली अश्वेत महिला हैं और पहली दक्षिण एशियाई उपराष्ट्रपति महिला बन गई हैं ये, ओके। ये दोस्तों भारतीय मूल की हैं। इनकी माँ दोस्तों इंडियन थी, पिता जमैका के थे। एंटनी ब्लिंकेन को अभी हाल ही में नया विदेश मंत्री बनाया गया अमेरिका का। क्लियर है। तो ये सारी डिटेल आपको अमेरिका के चुनाव से पता होना चाहिए क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी हेक्टेयर की भूमि पर न्यू नोएडा प्रोजेक्ट की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश सरकार दोस्तों 20,000 हेक्टेयर की जमीन पर न्यू नोएडा प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला है, इसकी घोषणा कर चुका है। ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये जमीन दोस्तों डिसाइड की गई है ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के बीच में। 20,000 हेक्टेयर की ज़मीन यहाँ पर न्यू नोएडा प्रोजेक्ट के तहत विकास किया जाएगा, ठीक है। यानी एक नए तरीके से नोएडा क्षेत्र विकसित किया जाएगा, ओके। अब आया है उत्तर प्रदेश, तो हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले नोएडा के बारे में ही 2 पॉइंट जान लीजिए। एक तो नोएडा में दोस्तों भारत की सबसे बड़ी सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाई जा रही है, 1,000 एकड़ की ज़मीन पर बनाई जा रही है, ठीक है। इसके साथ ही नोएडा में जो जेवर एयरपोर्ट था, जेवर एयरपोर्ट का नाम बदल करके अब रख दिया गया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका नाम आपको याद होना चाहिए, ओके। अच्छा, अब बीसी सखी योजना भी आपने सुना होगा, किसने शुरू किया था? योगी आदित्यनाथ जी ने ही लॉन्च किया था इसको, ठीक है। बीसी सखी योजना ये बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी योजना होती है, यानी कि जो महिलाओं को रोजगार देने के लिए एक योजना शुरू की गई है। वरासत अभियान अभी हाल ही में ज़मीनी विवादों को निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ही शुरू किया। उत्तर प्रदेश में ही है कानपुर दोस्तों चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है और यहीं पर मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा होगा ये मेगा लेदर पार्क। किसान कल्याण मिशन अभी नाम से एक अभियान भी शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश मैप में देखिए, ये रहा उत्तर प्रदेश। लखनऊ यहाँ की राजधानी है। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। आनंदीबेन पटेल जी ये हैं यहाँ की गवर्नर और इनको दोस्तों एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है कहाँ का? एमपी का, मध्य प्रदेश का। दुधवा नेशनल पार्क चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी ये है उत्तर प्रदेश में ही। उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं 403+1। राज्यसभा में भी सबसे ज़्यादा सीटें जाती हैं उत्तर प्रदेश में ही, 31 सीटें जाती हैं और लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा सीटें जाती हैं उत्तर प्रदेश से ही, 80 सीटें, ओके। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्यों से अपना बॉर्डर भी शेयर करता है, 8 राज्यों से प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश से। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? ये 8 राज्य दोस्तों देख लीजिए, थोड़ा सा जूम इन करते हैं हम लोग। उत्तराखंड से शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश से शेयर करता है, इसके साथ ही ये हरियाणा से शेयर करता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से शेयर करता है। एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 की इंटरनेशनल जूरी का चेयरमैन कौन बना? तो इसके चेयरमैन बनाए गए दोस्तों पाब्लो सेसर। कौन? पाब्लो सेसर। इनको बनाया गया IFFI जो होने वाला है 2021 का अभी, ठीक है, शुरू ही होने वाला है। 16 तारीख से शुरू हो जाएगा, 16 जनवरी से चलेगा 24 जनवरी तक। तो इसमें इंटरनेशनल जूरी का चेयरमैन बनाया गया पाब्लो सेसर को। ये हैं अर्जेंटीना के, ओके। IFFI का मतलब होता है इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। इसका कौन सा संस्करण होने वाला है? इसका 51वां संस्करण होने वाला है। कौन सा? 51वां संस्करण होने वाला है। अभी दोस्तों जो 50वां संस्करण जो हुआ था पिछली बार वो हुआ था 2019 में, इस बार 51वां संस्करण होगा। ये होने वाला था 2020 में, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे टाला गया, तो अब ये होगा 2021 में, यानी 2020 में नहीं हुआ, ओके। 2019 में जो हुआ था IFFI, इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसमें गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो सबसे फेमस अवार्ड दिया जाता है वो पाया था पार्टिकल्स। कौन? पार्टिकल्स मूवी को गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। IFFI का जब ये 51वां है वर्ष संस्करण है तो शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 1952 से। क्लियर। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत कितने वर्षों के लिए 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना? तो दोस्तों भारत
8वीं बार बना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझते जाइए, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। घोषणा तो हो चुकी थी बहुत पहले ही, 2-4 महीने पहले ही, जब मैं आपको इसको बता भी चुका हूँ, लेकिन टाइम क्या था कि 1 जनवरी से भारत जो है वो बन जाएगा नॉन परमानेंट मेंबर एक बार फिर से। अच्छा, पिछली बार जब भारत बना था नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी का, यानी संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल का, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का, वो वर्ष था 2011-12। ठीक है, 2011-12 में पिछली बार बना था और अब 2021-22 के लिए होगा, 2 वर्षों के लिए। इसमें समझिएगा होता क्या है कि यूएनएससी में होते हैं टोटल 15 मेंबर। अब 15 मेंबर में होते हैं 5 परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। ये 5 जो परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर में है यूके, यूएस, चाइना, फ्रांस, रसिया। क्या? यूके, यूएस, चाइना, फ्रांस, रसिया। तो ये तो परमानेंट है, ये परमानेंट रहेंगे, हमेशा इसके सदस्य रहेंगे, अस्थायी सदस्य रहेंगे। लेकिन जो नॉन परमानेंट होते हैं, इसमें दोस्तों 5-5 नॉन परमानेंट मेंबर की नियुक्ति या कहें चुनाव प्रत्येक दूसरे वर्ष की जाती है। ठीक है, तो जैसे अभी भारत किया गया है 2020-21 के लिए, तो अब भारत का नंबर अगले चुनाव पर कब आएगा? 2022 के बाद आएगा। ठीक है, तो उस टाइम पर चेंज होगा, कोई ज़रूरी नहीं है भारत ही चुना जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि भारत ना चुना जाए। ठीक है, तो वो बात की बात होगी। तो इसे दुनिया की पुलिस भी कहा जाता है, यूएनएससी जो होता है, ये सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है, इसे दुनिया की पुलिस भी कहा जाता है। क्लियर इतना? चलिए अगला देखते हैं। अगला है, प्रति 1000 आबादी पर सीसीटीवी निगरानी में दुनिया का शीर्ष शहर कौन है? तो देखिएगा दोस्तों, प्रति 1000 आबादी में सीसीटीवी निगरानी में दुनिया का शीर्ष शहर है चेन्नई। चेन्नई हमारे भारत का, तमिलनाडु का शहर प्रति 1000 आबादी में सीसीटीवी निगरानी के मामले में दुनिया का सबसे टॉप पर शहर है, सिटी बना हुआ है। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी की है साउथ एशिया जर्नल ने, साउथ एशिया जर्नल पत्रिका ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है। याद आ रहा है आपको कि 2-3 महीनों पहले एक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आया था जब ब्रिटेन ने एक सर्वेक्षण अपना जारी किया था। ब्रिटेन ने जो सर्वे जारी किया था उसमें दोस्तों भारत की टॉप सिटी बताया था हैदराबाद को। किसे बताया था? हैदराबाद को। तो हालांकि हैदराबाद जो था वो ओवरऑल रैंकिंग में था 16वें नंबर पर, लेकिन उस वाली रैंकिंग में और इस वाली रैंकिंग में एक और डिफरेंस था। ये दोस्तों हैं प्रति 1000 आबादी में, और वो था प्रति 1 करोड़ आबादी वाले, प्रति 1 करोड़ के आसपास आबादी वाले जो शहर हैं उस पर। ठीक है, तो 1 करोड़ आबादी पर 3 लाख से ज़्यादा जो सीसीटीवी कैमरा लगाए थे उस पर ब्रिटेन ने जारी किया था। और यहाँ पर बात हो रही है कि प्रति 1000 आबादी में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी निगरानी वाला शहर कौन सा है, तो उसमें है टॉप पर चेन्नई। क्लियर? दोनों में अंतर आपको पता लग गया, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये रिपोर्ट दोस्तों दुनिया के 130 शहरों में सर्वे करके जारी की गई है, जिसमें चेन्नई है टॉप पर। सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीसीटीवी का फुल फॉर्म होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। क्या? क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। ठीक है, बहुत लोग इसको सर्विलांस वगैरह लगा देते हैं ऑप्शन में जब आता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस शिपयार्ड के साथ 12 गश्ती नौकाओं के लिए समझौता किया? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने दोस्तों गोवा शिपयार्ड के साथ 12 गश्ती नौकाओं के लिए समझौता किया है। ये कहाँ पर यूज किया जाएगा? तो दोस्तों भारतीय सेना इसका यूज करेगी विशाल जल क्षेत्रों में निगरानी के लिए और गश्त के लिए, जैसे लद्दाख वगैरह में, लद्दाख के पैंगोंग झील में अभी वहाँ पर इंडिया और चाइना का टेंशन चल ही रहा है, तो वहाँ पर यूज करेगा इसका। ठीक है, तो ये ऐसे 12 गश्ती नौकाओं के लिए समझौता किया है गोवा शिपयार्ड के साथ। ओके, भारतीय सेना आया है, भारतीय सेना के बारे में जानिए। भारतीय सेना के अध्यक्ष हैं दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे जी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी। इनको अभी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, यानी कोरिया गणराज्य में गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। क्या? गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है भारतीय सेना के जो थल सेना अध्यक्ष हैं। भारतीय थल सेना दिवस दोस्तों अभी आने वाला है 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को मनाया जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए संजय कपूर। संजय कपूर ने दोस्तों वेंकट राम राजा को हरा दिया है। यहाँ पर वोटिंग हुई और इसमें संजय कपूर जो दोस्तों ये विजयी हुई। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और वहीं पर दोस्तों सचिव यानी सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं भरत सिंह चौहान। कौन? भरत सिंह चौहान को सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, ये दोबारा सेक्रेटरी बने हुए हैं। अब ऑल इंडिया चेस फेडरेशन आया है, इसके बारे में जानिए। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों चेन्नई में। कहाँ पर है?
चेन्नई में है, तमिलनाडु में है। चेन्नई में एक स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, उसी में है इसका हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, 1951 में हुई थी इसकी स्थापना। अच्छा दोस्तों, चेस से संबंधित आया है ये प्रश्न, चेस यानी शतरंज। अभी कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन आया था, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं दोस्तों लियोन मेंडोका। कौन? लियोन मेंडोका। अच्छा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद जी भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन थे? डी गुकेश। ठीक है, डी गुकेश भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय परमाणु टाइम स्केल का उद्घाटन किसने किया? यानी नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल। तो अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया है। इससे क्या होगा? इससे दोस्तों अब भारतीय मानक समय जो है ये 2.8 नैनो सेकेंड की एक्यूरेसी जनरेट कर सकेगा। ठीक है, इसके थ्रू, नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल के थ्रू इतना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ 2.8 नैनो सेकेंड की एक्यूरेसी ये जनरेट कर सकता है। ओके, अच्छा, साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली BND इसका भी उद्घाटन किया है। इसको बनाया गया है, इसको डेवलप किया गया है CSIR के द्वारा। ठीक है, इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और उद्घाटन किया है। किसका? उद्घाटन नहीं, एक्चुअली में वो आधारशिला रखी गई है। किसकी? राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की। किसकी? राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की, ध्यान रखिएगा, उसकी आधारशिला रखी गई है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों अभी हाल ही में आशीष पेठे जी को बनाया गया ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का नया अध्यक्ष। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं GJC। ठीक है, ये दोस्तों भारत की जेम एंड ज्वेलरी की सबसे बड़ी संस्था है। तो ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के नए अध्यक्ष आशीष पेठे बने हैं। ओके, उपाध्यक्ष दोस्तों बने हैं सईम मेहरा, जो आपको बी ऑप्शन में दिख रहे हैं, यही इसके उपाध्यक्ष बने हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, किस देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय गणतंत्र दिवस का दौरा रद्द किया? तो दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अब 26 जनवरी को नहीं आ रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे, गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब नहीं आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों कोविड-19 वहाँ पर एक नया स्ट्रेन फैला हुआ है ब्रिटेन में, और इस वजह से एक बार दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया गया है वहाँ पर 1.5 महीनों के लिए। तो वहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है। अब इसी वजह से वो नहीं आ रहे हैं, हालांकि इस पर उन्होंने खेद भी जताया हुआ है। ओके, अच्छा, ब्रिटेन में दोस्तों G7 का समिट होने वाला है, लेकिन वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया है और वहाँ पर ये जाएंगे भी। ओके, G7 समिट में इस बार आयोजित किया जाएगा 2021 में ब्रिटेन में। तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया है और बोरिस जॉनसन जी को इनवाइट किया गया था भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में। ओके, जो दौरा रद्द हो चुका है, अब ये नहीं आएंगे। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थी आज के दिन की करंट अफेयर की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों कल दिसंबर मंथ का पार्ट 2 आ चुका है, पार्ट 2 की वीडियो आ चुकी है, आप लोग देख लीजिए चैनल पर जा करके। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व ब्रेल दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ? अगला है, कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष और किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग और ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो। अब आप वीडियो देख लिए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो MZT ऐप पर, वहीं पर इसकी PDF भी मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, आज ब्रह्मास्त्र 2.0 की इंग्लिश ई बुक आ रही है, इंग्लिश वर्जन में। तो जिन लोगों ने गलती से हिंदी में परचेज कर लिया है उनको फ्री में दी जाएगी इंग्लिश की ई बुक। उनको करना क्या है, व्हाट्सएप पर अपना ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट भेजना है, या यही हिंदी वाली ई बुक ही आप लोग भेज दीजिएगा, तो आपके पास वेरीफाई करके आपके पास वहाँ पर इंग्लिश ई बुक फ्री में भेज दी जाएगी। क्लियर? बिल्कुल। चलिए तो बस दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।